नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य गणित का प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। चलिए, 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या वह होती है 100, लेकिन 100 एक भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य। फिर 100 से आगे हम देखेंगे अगली संख्या आएगी 101, और 101 को हम देख रहे हैं कि यह अभाज्य संख्या है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 101 है। अब इस संख्या को 13 से भाग देंगे तो 13 सत्ते 91, हमको रिमाइंडर मिला 10। तो जब हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 13 से भाग देंगे तो हमको शेषफल क्या मिलेगा, 10। इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। इसे 25%, 20% और 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। तो ज्ञात कीजिए कोई ग्राहक उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा। आसान सा प्रश्न है। देखिए, ये सब चीज़ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, राइट करिए आप। क्या है कि वस्तु का जो मूल्य है 900 रुपये और इसमें 25% 900 है, 25% का छूट दिया जा रहा है तो 75/100, ठीक है। उसके बाद 20% का छूट दिया जा रहा है तो गुणे 80/100। इसको करने का तरीका बता रहे हैं। और फिर 10% का छूट दिया जा रहा है तो 90/100। इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये 00 से 00 कैंसिल, 25 या 75 और इसको काट लेंगे 25 चौक को 100, 10 20 10 20 कैंसिल। आपको मिल गया 9 गुणे, अब इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 3 गुणे 2 गुणे 9। जब गुणा करेंगे तो 9 9 81 गुणे 6, तो गुणा इनका गुणनफल आएगा 486। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए। चलिए आगे देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए जिसमें 8, 6, 12 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम करते क्या हैं कि जब कहता है कि निम्न संख्याओं से भाग देने पर शेष इतना प्राप्त हो, तो उन संख्याओं का हम ले लेते हैं एलसीएम, और जितना शेष बचाना होता है उसी को हम क्या करते हैं, शेष को ऐड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। 8, 6, 12 का एलसीएम लेंगे तो 24, और भाग देने पर शेषफल 2 बचना चाहिए, तो उसी शेषफल को 24 में ऐड कर दीजिए एलसीएम में 26। तो 26 एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 से, 6 से और 12 से किसी से भी भाग करेंगे तो शेषफल आपका 2 मिलेगा। चलिए ज्ञात आगे चलते हैं। एक बहुभुज का सबसे बड़ा कोण 110 है। शेष सभी कोणों के माप भी भिन्न भिन्न है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो बहुभुज की भुजाओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो बहुभुज है का सबसे बड़ा कोण क्या है, 110। तो बहुभुज का जो बाह्य कोण होगा, क्योंकि पता है आपको बाह्य कोण और अंतःकोण का योग 180 होता है, तो बहुभुज का जो बाह्य कोण होगा 180 - 110 70 डिग्री होगा, ठीक है। बचे हुए शेष कोणों का योग क्या होगा, एक तो 70 डिग्री हो गया, तो बचे हुए शेष कोण जितने होंगे 360 में से 70 घटाएंगे 290 होंगे। अब कह रहा है जो बचे हुए कोण हैं वो 70 डिग्री से बड़े तथा पूर्णांक होंगे। तो 70 डिग्री से बड़ा क्या हो जाएगा, 71, फिर उसके बाद 72, फिर 73, फिर 74। इनको ऐड करेंगे तो 290 आएंगे। अब हमने 71 ही क्यों लिया, क्योंकि हमको मैक्सिमम क्या है, अधिक से अधिक भुजाओं की संख्या चाहिए, इसलिए 70 से जस्ट 70 के बराबर तो ले नहीं सकते थे, उससे जस्ट बढ़ा लिया, फिर उससे जस्ट एक और बढ़ा लिया, ठीक है। अगर ऐसा होता तो अब क्वेश्चन ही इसी प्रकार से सेट किया जाता है कि जिससे आपको यह चीज़ें क्या हो, उस पर सेट हो। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पर। तो यह जब इनको ऐड करेंगे तो बाह्य कोणों की संख्या कितनी आ रही, 5, क्योंकि 4 कोण तो ये हैं और 5वां कोण आपका 70 है। तो जब बाह्य कोणों की संख्या 5 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 5। क्लियर। चलिए आगे हम देखेंगे। यदि f(x) बराबर x³ - 4x² + 5x + 1 हो तो x - 1 से विभाजित करने पर शेषफल k है, तो k का मान। तो जब x - 1 से विभाजित करने पर शेषफल k बचता है तो x - 1 बराबर 0 और x बराबर 1, यानी x की जगह आप वैल्यू 1 पुट कर देंगे, जो आएगा वही शेषफल बचेगा। तो चलिए हमने वैल्यू 1 पुट किया, यहाँ वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू 1, और ये 1 ऑलरेडी है। जब इनको सॉल्व किया तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का वर्ग 1, गुणे 4 तो -4 हो गया, +5 + 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे 5 × 1 = 6 + 1 = 7, और यह -4 है तो वो क्या बच गया,
3, 7 में 4 गया 3, इसलिए राइट ऑप्शन के का जो आएगा शेष जो आएगा के बराबर 3। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, इम्पोर्टेंट करिएगा, इम्पोर्टेंट। निम्न आंकड़ों में, यह आंकड़ा ये है, ठीक है, निम्न आंकड़ों में क्या बोल रहा है कि माध्यिका, बहुलक और परिसर का माध्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो आंकड़े हैं उसमें हम देखेंगे सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम में आपने सेट किया, या आपने आरोही क्रम में इन आंकड़ों को सेट कर लिया। अब कह रहा है कि माध्यिका, बहुलक और परिसर का माध्य, तो पहले हम माध्यिका और बहुलक और परिसर को ज्ञात कर लेंगे और फिर इन तीनों का हम माध्य निकाल देंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमने सीरीज को, आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में क्या कर लिया, सजा लिया, क्लियर। अब उसके बाद हम निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए पहले पदों की संख्या गिनेंगे। तो जब हम पदों की संख्या गिन रहे हैं तो आ रहा है नंबर्स ऑफ टर्म्स 15। और जब पदों की संख्या 15 और यह एक विषम संख्या है तो माध्यिका क्या निकालते हैं, n+1/2वां पद, क्लियर। यह इसका फार्मूला होता है। तो 15-1/2वां पद, यानी कि 15-1 कितना हो गया, 16/2, यानी कि 8वां पद। और 8वां पद क्या है यहाँ पर अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद आपका 6 आ रहा है। तो आपकी माध्यिका आ गई 6। बहुलक क्या होता है, जिसकी जो आंकड़े दिए रहेंगे उसमें जो नंबर सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो इसमें हम देखते हैं 7 की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक, यानी 7 सबसे अधिक बार आया है। कितनी बार आया है, 4 बार। तो बहुलक आपका 7 हो गया। परिसर क्या होता है, परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं, और रेंज बराबर होता है यहाँ पर उच्च सीमा, हाई लिमिट्स माइनस लो लिमिट, क्लियर। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, जिसको H-L से हमने डिनोट कर दिया। तो उच्च सीमा यहाँ पे हम देखेंगे 9 और निम्न सीमा देखेंगे तो 4। अब हमने 9 में से 4 घटाया 5, तो परिसर आपका आ गया 5। माध्य की बात करेंगे, माध्यिका, बहुलक और परिसर का माध्य। तो माध्यिका था 6, हमने 6 लिख दिया। बहुलक आया है 7, 7 लिख दिया। और परिसर आया 5, 5 लिख दिया। टोटल 3 संख्याएं हैं, यानी 3 पद हैं, तो 3 से भाग करना पड़ेगा। तो 6 7 5 18/3 6, यानी राइट ऑप्शन आपका 6 होगा, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1600 की धनराशि पर 16,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज की दर त्रैमासिक देय है। ब्याज की दर क्या है आपका, त्रैमासिक देय है। अब देखिए 9 महीने है, तो 9 महीने अगर ब्याज की दर त्रैमासिक देय है तो कितने आएंगे टर्म्स, 3 आएंगे, 3 त्रैमासिक आएंगे, यानी 3-3 महीने के 3 टर्म आएंगे, तभी तो 9 होगा। अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है जो फार्मूला होता है मिश्र धन का वह होता है A बराबर P1+, यहाँ से देखिए R/100 के पावर, यहाँ पर तिमाही। अब तिमाही के लिए हमको फार्मूला निकालना है। जो फार्मूला, अगर बेसिक फार्मूला आपका होता है A बराबर P1+ R/100 के पावर n या t जो भी है। लेकिन अब यहाँ तिमाही की बात हुआ, तिमाही तो एक साल में, अगर तिमाही की बात करें तो 4, यानी कि आप क्या करेंगे, जो ब्याज है उसमें 4 से विभाजित, यानी कि जो रेट है उसमें 4 से भाग करेंगे। और समय में क्या करेंगे, अब देखिए अगर एक साल की बात करें तो समय में क्या करेंगे, आप 4 का गुणा करेंगे। बात समझ में आया। तो सिंपल सा मतलब है। यहाँ पर अगर हम देखें यूँ, इसको हटाते हैं कि एक साल में रेट का अगर हम देखें तो 4 बार आ रहा है, समय भी 4 बार आ रहा है। लेकिन हम बात हो रहा है 9 महीने में, तो 9 महीने में त्रैमासिक कितनी, 3 महीने का कितना सेट बनेगा, 3 सेट बनेगा, क्लियर। तो समय की जगह तो हमको मिल गया, टाइम की जगह मिल गया हमको 3, और रेट की जगह क्या R/4 मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो A बराबर P1+ R/4 के पावर 100, ठीक है। अब R/4 है, अब ये 4 आके यहाँ गुणा हो गया, 400 हो गया। तो हमने सीधे P का मान कितना है 16,000, 1+ R रेट कितना है 20/400, और कितने त्रैमासिक है, 9 महीने में 3 त्रैमासिक बन रहा है, तो पावर 3 लगा दिया। अब इनको हमने सॉल्व कर लिया, 20 × 20, अब इस समय में 400, ठीक है। अब यहाँ पे 20 × 20 धन 21/20 हो गया, और पावर 3 है तो इनका 3 बार हमने गुणा कर दिया। अब इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 से आप 1 2 3 0 काट दीजिए। अब यहाँ देखेंगे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूना 16। अब 21 × 21 × 2 मिल गया, सीधे जब गुणा करेंगे तो 8,522। यह आपका है मिश्र धन, और मूलधन है आपका 16,000। तो जब मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे
तो आपको मिलेगा ब्याज, घटा दीजिए, घटाएंगे तो आएगा 2522, यही आपका हो जाएगा ब्याज। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु 23 और 25 वर्ष है 2 नए लोग आते हैं, 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी होगी। बात समझिएगा, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु 23 और 25 वर्ष है 2 नए लोग आते हैं। 23 और 25 वर्ष के लोग जा रहे हैं और उनके स्थान पर 2 नए लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनके जाने के बावजूद भी 3 वर्ष बढ़ रहा है। यानी कि जो आ रहे हैं 23 और 25 के बराबर तो वजन लेकर आ रहे हैं, अब प्लस इतना ला रहे हैं कि वह 10 व्यक्तियों में 3 वर्ष का औसत की वृद्धि कर दे रहा है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे नए व्यक्ति की जो आयु होगी वो क्या होगी, 23 + 25 बराबर 48 से अधिक होनी चाहिए। बात समझिएगा कैसे, नए व्यक्ति की आयु। अब यहाँ पे देखिएगा 48 तो जरूर लेकर आए होंगे, आप प्लस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की औसत वृद्धि कितना हो जाएगी, आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है, 10 व्यक्ति हैं टोटल तो 30 की वृद्धि हो रही है, तो उनका 48 तो लेकर आएंगे जो 2 व्यक्ति निकल रहे हैं उनके बराबर। आप प्लस जब वृद्धि हो रही है औसत में 10 व्यक्तियों में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, 30 वो बढ़ा दे रहे हैं, यानी टोटल ये 78 रहे होंगे, तभी तो इनका 48 जाने के बाद भी हमको 30 की वृद्धि मिल गई। तो यानी दोनों व्यक्तियों की जो औसत आयु होगी, उनका दोनों व्यक्तियों का योग तो 78 रहा होगा, जब उनकी औसत आयु निकालेंगे तो 78/2 यानी 39 वर्ष। आगे चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि 5 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 40 वर्ष थी, वर्तमान में ए और बी की औसत आयु 35 वर्ष है, तो सी की आयु क्या होगी। अब देखिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ए बी सी की औसत आयु 40 वर्ष, ठीक है। अब देखिए ये हमने माना ए की वर्तमान आयु ए है, बी की वर्तमान आयु बी है और सी की वर्तमान आयु सी है। 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी रही होगी, a-5, मान लीजिए ए की वर्तमान आयु 20 है तो 5 वर्ष पहले 20 - 5 15 ही रही होगी, और इसका हो जाएगा b-5, इसका हो जाएगा c-5। और कह रहा 5 वर्ष पहले इनकी औसत आयु 40 वर्ष थी, तो a-5 b-5 धन c-5 बराबर बटे 3 औसत निकाल रहे हैं ना, बराबर 40, तो a + b + c -15, ये देखिए -5 -5 -5 -15 हो गया, और यहाँ 3 का गुणा इसमें हुआ तो 120 हो गया। वर्तमान आयु का योग जो हो जाएगा a + b + c बराबर सीधे 135 हो गया, क्योंकि -15 इधर आएगा तो 120 धन 15 135। ए और बी की औसत आयु का योग जो है वह है आपका 70। कैसे, ए और बी की औसत आयु 35 वर्ष है, तो जब इनका योग निकालेंगे तो सीधे 2 का गुणा कर देंगे, 70 है। अब देखिए ए और बी का योग जो है आयु का 70 है, और तीनों के आयु का योग 135 है, तो ए और बी का जब योग 70 है और ए बी सी तीनों का 135 है, तो सीधे 70 घटा देंगे तो सिर्फ सी निकल जाएगा, 70 घटाएंगे 65 आएगा, ये आपका राइट ऑप्शन होगा, इसलिए ए आपका राइट ऑप्शन होगा 65 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं, एक भाजक भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना है। एक भाजक है और भागफल का क्या है 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करिए। अब देखिए एक जो भाजक है वो क्या है, भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना, यानी बराबर शेषफल गुणे 3, यही चीज़ हुआ है, ये भी इसके बराबर है। अब कह रहा है यदि शेषफल 40 है, अब यहीं रख दीजिए, शेषफल 40 है तो हमने रख दिया 40 गुणे 3, तो भाज्य ज्ञात करिए। तो 40 गुणे 3 वो किसके बराबर है, भागफल गुणे 15 बराबर शेषफल गुणे 3। अब यह भागफल गुणे 15 के बराबर है, देखिएगा 40 गुणे 3। अब हम क्या करेंगे, भागफल निकालेंगे तो भागफल बराबर हो जाएगा आपका सीधे 4 × 12 120, 40 × 120 और बटे 15, तो भागफल कितना आ जाएगा आपका 8। अब भागफल आपको 8 मिल गया है, ठीक है, और शेषफल आपको मिल गया है 40, क्लियर। तो जब शेषफल 40 है भागफल 8 है तो कुछ भी निकाल लीजिए यहाँ पे। अब देखिए भागफल की जगह अगर 8 रख दें, 15 का गुणा कर दें तो भाजक निकल जाएगा, तो भाजक बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, भागफल है आपका 8 गुणे 15 120, यानी कि भाजक आपका 120 है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाजक 120 निकला है, भागफल आपका देखिए यहाँ पे 8 निकला है, और शेषफल पहले ही बता दिया है कि 40 है, तो प्लस 40 कर दिए, गुणा करेंगे बराबर 96,960 प्लस 40 1000, यानी राइट ऑप्शन क्या होगा आपका डी। आगे देखते हैं, अब प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या कह रहा है। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है।
बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है। उसने कितना बट्टा दिया, चलिए देखते हैं। मान लीजिए व्यापारी उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा होगा, 10% बढ़ा के अंकित किया उसने, तो जब 100 पे 10% बढ़ा के अंकित करेगा तो 110 रुपये उस पर अंकित किया होगा। और उसके बाद उसने कितना छूट दिया कि उसको क्या हुआ, 1% की हानि हुई। तो 100 में खरीदा था, 1% हानि के लिए उसने क्या किया होगा, 99 रुपये में बेचा होगा। तो अंकित मूल्य 110 था और 99 में बेचा, तो बट्टा कितने का दिया। अब देखिए यहाँ से अंतर देखेंगे, 11 का बट्टा दिया तो कितने परसेंट का, तो 11 बट्टे अंकित मूल्य गुणे 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक कट गया, 11 कम 11 यानी 10% का उसने बट्टा दिया। क्लियर, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि 27 के पावर x बराबर 9/3 के पावर x, तो 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। 27 के पावर x है बट बराबर 9/3 के पावर x है। अब हमने किया क्या, इसको इधर पंचांतर किया, तो जब इधर इसको हम पंचांतर किए तो 3 पे x गुणे 27 पे x बराबर 9 मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पे x पावर, अब इस 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 27 ही होगा और पावर x है तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, यानी 3 के पावर 3x बराबर भी 27 के पावर x ही है, वही मतलब हुआ। जब हम इनको क्या किए, 3 के पावर इतना कर ली और 9 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, तो हमको मिल गया। यहाँ देखिए 3 के पावर 3x है और यहाँ 3 के पावर 1x है, तो सीधे 3 के पावर हो गया 4x और यहाँ 3 के पावर क्या है 2। अब देखिए आधार और आधार बराबर है तो घात और घात बराबर होंगे, तो नीचे और नीचे जैसे 3 और 3 बराबर हैं तो ऊपर वाले भी आपस में बराबर होंगे। तो 4x बराबर 2 मिल गया, तो x बराबर 2/4। जब x बराबर 2/4 तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 मिल गया। अब वैल्यू निकालना 1/x के पावर 4 का, तो 1 अब देखिए x की जगह क्या आया है 1/2 और 1/2 के पावर 4 कर रहा है। जब 1/2 के पावर 4 करेंगे तो यहाँ देखिए 1 के पावर 4 का कोई मतलब नहीं, अब नीचे बचा 2 के पावर 4 और यही 2 के पावर 4 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 16। क्यों, क्योंकि यह 1/1 के बट्टे यह चीज़ें जो होती है उठ के ऊपर आ जाती, अंश में गुणा हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, 16 आपका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कर रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समकोण वृत्ताकार बेलन का आयतन ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास, तो जो डायमीटर है आपका 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होता है तो 7/2, और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर यानी h बराबर आपका दिया है 6 सेंटीमीटर। समकोण वृत्ताकार बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। हमने r निकाल लिया, h निकाल लिया, बस फार्मूला रख दीजिए। तो पाई का मान हमने रखा 22/7 और r की जगह रखा हमने 7/2 और r स्क्वायर है तो 7/2 का स्क्वायर कर दिया, इंटू h मतलब 6। चलिए सॉल्व करते हैं। 22/7, 7/2 दो बार होगा तो 7/2 गुणे 7/2 गुणे 6। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2 से यहाँ काट देंगे, 2 3 6, इसको काट देंगे तो 11 हो जाएगा और इसको काट देंगे तो 7 कट गया, तो सीधे 11 गुणे 7 गुणे 3 बच गया, यानी 231 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आयतन हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका ए। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या कर रहा है, यदि x + 1/x बराबर 5, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो बेसिक फार्मूला क्या बोलता है, x + 1/x का होल स्क्वायर हमने करेंगे, जब हमने इन दोनों पक्षों का पूर्ण वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो जब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे, तो a² + b² + 2ab, क्लियर, प्लस 2ab यानी 2x, अब यहाँ गुणे है 1/x बराबर 25 है। अब आप देखेंगे x से x कैंसिल हो गया, तो x² + 1/x², अब 2 को इधर ले जाएंगे तो 25 और -2 हो जाएगा, क्योंकि इधर था प्लस, इधर आएगा माइनस। तो x² + 1/x² क्या मिलेगा 23, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 16 क्या करा है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 7, क्लियर, तो इसका प्रसरण क्या होगा, वेरिएशन क्या होगा। तो जो प्रसरण होता है, वेरिएशन होता है, वो मानक विचलन का स्क्वायर के बराबर होता है। तो वेरिएशन = स्टैंडर्ड डेविएशन के पावर 2। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन जो मानक विचलन है 7, उसके पावर 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 49। राइट ऑप्शन क्या होगा 49। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः
एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ बात समझिएगा, विकर्ण की लंबाई की बात नहीं कर रहा, विकर्ण की लंबाई कितना है 12.5 और चौड़ाई कितना है उसका 3.5। चलिए फिगर देख लीजिए, यह आपका विकर्ण है 12.5, चौड़ाई आपका 3.5। अगर यूँ हम देखें तो यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा कि जो आधार का वर्ग है वह कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को हटा दीजिए, वो मिल जाएगा। तो 12.5 के वर्ग से हमने 3.5 का वर्ग घटाया। अब इसको हमने ऐसे तोड़ा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी, सोल्यूशन ईजी करने के लिए। तो 12.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो होगा 16 और 12.5 से 3.5 को घटाएंगे तो आएगा 9 और 16 9 हो जाएगा 144। तो आधार का स्क्वायर बराबर 144, तो इधर अभी स्क्वायर था, जब इस स्क्वायर को हमने हटाया, जब हमने इस स्क्वायर को हटाया तो यह 144 कड़ी में आ गया। तो आधार बराबर आपका हो गया 12। ठीक है, आधार बराबर क्या हो गया 12। अब आयत की परिधि क्या होती है? परिधि कहती है कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। परिधि क्या होती है? चारों भुजाओं का योग ही तो होता है। अब 2 लिखे हमने, लंबाई की जगह हमको मिल गया है यहाँ पर जो आधार आया 12 और चौड़ाई की जगह आपका 3.5, तो 12 धन 3.5। तो सीधे आप 2 से गुणा करिए, या 12 धन 3 15.5 हो गया। 15.5 में सीधे 2 का गुणा कर दीजिए, तो 15 दूना 30 और 5 में गुणा करेंगे 0.5 में, तो एक आएगा 31 सेंटीमीटर इनका परिधि होगा। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं पेज को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में रुपए कितने हैं 2400 और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। क्लियर, 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। चलिए फार्मूला आप बताइए। मिश्र धन का फार्मूला यही कहता है कि a बराबर p 1 + r/100 के पावर t। अब कह रहा है 3 वर्ष वाला देखेंगे, 3 वर्ष में क्या हो जा रहा है 2400, तो मिश्र धन 2400 हो जाएंगे, 2400 बराबर p 1 + r/100 के पावर 3, ये 3 वर्षों का हो गया। और 4 वर्षों में 2520 हो रहा है, तो 2520 p 1 + r/100 के पावर 4। अब मान लीजिए ये समीकरण 1 है और इसको समीकरण 2 या भाग देकर भी कर सकते हैं, या यूँ समझिए कि 1 + r/100 के पावर 4 को हमने तोड़ दिया, एक बार 3 लिखा और एक बार इसको अलग लिखा। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि इसका मतलब भी वही है, क्योंकि इसके पावर 3 है, इसके पावर 1 है, फिर लिखेंगे इसको गुणा करके तो फिर यही चीज़ आएगा हमको। लेकिन इससे लिखने का मतलब यह है कि हमको इस पूरे की वैल्यू पता है पहले से। कितना पता है? यही है ना, इस पूरे की वैल्यू हमको यह मिला है 2400, तो हमने यहाँ रख दिया इन पूरे की जगह 2400 और इनको ऐसे छोड़ दिया। अब इसको हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। जब सॉल्व करेंगे तो 2520 2400 100 + r/100। अब हमने इनको सॉल्व किया, 2520 2400 धन 24r। क्लियर, मतलब 2400 का जब आपस में यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो एक बार 100 कट जाएगा और एक बार 2400 में का डबल 0 कट जाएगा। अब यहाँ 2520 है, यहाँ इसको माइनस करेंगे, -2400 बराबर 24r, क्योंकि इसको हमने इधर पक्षांतर किया। तो r बराबर बचेगा 120 भागा 24, यानी r बराबर 5%। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5/3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? माना पिता की वर्तमान आयु जो है वो आपका x है। क्लियर, या पहले से ही हम ले लेते हैं कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु जो थी वो पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो मान लेते हैं 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु x थी, तो पिता की आयु 3x रही होगी। अब क्या कर रहा है कि अगर हम 6 वर्ष इसमें ऐड करें तो ये वर्तमान आयु निकलेगा। ये तो 6 वर्ष पूर्व की आयु है ना x, और 6 वर्ष पूर्व की आयु इसकी 3x है। अगर इनमें हम 6 ऐड करते हैं तो वर्तमान आयु निकलेगा। तो वर्तमान आयु क्या रही होगी? 3x धन 6 और x धन 6। यह पुत्र की वर्तमान आयु है, यह पिता की है। अब आगे बात क्या कर रहा है, 6 वर्ष बाद का पता करें। तो मान लीजिए अभी किसी का उम्र है 20 वर्ष, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 20 धन 6। तो अभी उम्र है 3x धन 6, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? फिर इसमें हमने क्या ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे, फिर इसमें भी 6 ऐड करेंगे। तो इसमें 6 ऐड करेंगे तो 3x धन 12 हो जाएगा, और इसमें 6 ऐड करेंगे तो x धन 12 हो जाएगा। और प्रश्न कर रहा है कि 6 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु का 5/3, तो 6 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु हो जाएगा x धन 12 का 5/3 हमने ले लिया, वो पिता की आयु के
बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बराबर इतना कर दिया। क्लियर। अब ये देखिए भाग में इधर लाएंगे गुणा में हो जाएगा तो 9x और 12 3 36, और यहाँ 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5x और 5 का गुणा 12 में करेंगे तो 60। सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए यहाँ 9x है, इसको इधर लाएंगे तो -5 होगा तो 4x हो जाएगा। इधर 60 है और 36 को इधर ले जाएंगे, 36 को इधर लेंगे तो -36 हो जाएगा, तो बच गया 24। और 60 में से 36 गया, 24 बचा, और 4 को यहाँ गुणे में है तो इधर लाएंगे भाग में हो जाएगा, तो 24/4 बराबर 6। तो पूर्त की जो वर्तमान आयु होगी, हमने क्या माना है x + 6 और x की वैल्यू आई है 6, तो पूर्त की वर्तमान आयु हो जाएगी 6×6 = 12 वर्ष। राइट ऑप्शन आपका होगा बी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है, एक गोलार्ध के कुल सतह का क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास ज्ञात करें। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा, लेकिन अगर हम बात करें गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 4πr²। तो गोलार्ध का कितना 2πr² होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप गोलार्ध करेंगे यूँ, अगर गोले को आधे भाग से काट देंगे तो इतने हिस्से का तो जो होगा आपका, थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, इसको ही ले लेते हैं, यह जो हिस्से का है इसका तो आपका हो जाएगा, इतने हिस्से का यह आपका है, इसका तो हो जाएगा 2πr²। आप प्लस यह जो वृत्त समान दिख रहा है इसका भी हो जाएगा πr²। तो जो अगर संपूर्ण गोले का हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताएंगे, मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4πr², और अर्ध गोले का बात करते हैं तो सीधे आधा नहीं होता है, क्योंकि 2πr² तो यह प्लस πr² यह ऐड हो जाएगा तो 3πr² होता है। बात क्लियर। चलिए ध्यान रखिएगा। तो जब गोलार्ध इसका क्या हो गया, गोलार्ध यानी आधे गोले के कुल सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3πr²। जब हम इनमें सॉल्व करेंगे तो 3 × 22/7 और r²। अब हमको चूँकि इसका क्षेत्रफल पहले ही बता दिया 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमने बराबर इसको कर देंगे किसके 1848 के। बात समझ में आया। अब इनको थोड़ा सा हम दिखाते हैं। ये हमने लिखा बराबर 1848। क्लियर। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहीं से काट दीजिए। यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 11 दूना 22, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एक सेकंड। अब यहाँ से देखिए हम यहीं से काटते हैं, बराबर हो गया 1848। क्लियर। सॉल्व करिए। अगर हम यहीं से काटें तो ये हो गया 3 × 6 = 18। उसके बाद इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 3 × 6 = 18। 22 से काटेंगे आप तो 11 दूना 22, और उसके बाद यहाँ काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 × 5 = 55 और 11 × 6 = 66। अब हम करेंगे 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 × 8 = 28 हो जाएगा, और 7 जाकर 28 में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा आपका यहाँ पे 28 × 7। अब 28 × 7 को हम तोड़ सकते हैं। 4 × 7 में 28 हो गया × 7। अब देखिए यह तो मिला आपको r² का वैल्यू। ठीक है। अब यहीं से अब 4 × 7 × 7 या सीधे 28 7 आप देख लीजिए कितना होता है, 28 7 156 होता है, सीधे गुणा कर लीजिए। यह तो आया वैल्यू आपका r² का, तो r बराबर क्या होगा, वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, तो r बराबर 14 आ जाएगा। जब r बराबर 14 हो गया तो व्यास क्या होगा, व्यास जो होता है वो r का दुगुना होता है, यानी d = 2r के होता है। r बराबर 14 आया तो 14 का दूना 28, यानी व्यास आपका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 23, ये आपका DI का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कर रहा है। 21 से 23, हाँ यह होगा आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि स्टाफ, पहले यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं निर्देश। एक संगठन का विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत औसत मासिक व्यय नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिया गया है। यदि कुल मासिक व्यय रुपए हो तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने रुपए हो ये तो नहीं क्लियर है, चलिए यहाँ से हम समझ लेंगे। वह हैं आपके इतने रुपए, यह रुपए क्लियर। चलिए समझते हैं कि अगर रुपया लिखना है तो हम इसको लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,50,000 रुपये हैं टोटल। कह रहा है स्टाफ के वेतन तथा स्टाफ के ऋणों पर हुए खर्च में कितना अंतर है। तो स्टाफ का वेतन है आपका 20%, और स्टाफ का ऋण कितना है 18%। पूछ रहा कितना अंतर है, तो अंतर कितना है 2% का, वही 2% हम इनका निकाल देंगे।
तो रुपए में वैल्यू आ जाएगी। जब 2% निकालेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब इनका गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 को शून्य में 1, 2 8 16 1 17 को 7 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3 370 हो गया। डबल जीरो बचा वो बढ़ा दीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना आएगा, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ डी कितना आएगा आपका 37,000 रुपये आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिजली और पानी दोनों का कुल व्यय कितना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। पूछ रहा है कि बिजली और पानी दोनों का व्यय कितना है। देखिए बिजली कहाँ पे है 12%, पानी कितना है 11%, तो दोनों का व्यय कितना होगा 12 और 11, ये आपका हो जाएगा 23%। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितना है 18,50,000, इसका 23% निकाल लीजिए। ठीक है, जब इसका 23% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4,22,500 रुपये। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा। परिवहन और सब्सिडी, परिवहन सब्सिडी तथा कैंटीन सब्सिडी पर कुल कितना व्यय हुआ। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। परिवहन सब्सिडी पे 10%, कैंटीन सब्सिडी पे 8%, तो टोटल व्यय कितना हो गया 18% का। 10 + 8 18% का, और टोटल पैसे कितने हैं 18,50,000 हैं, तो इनका 18% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3,33,000। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यह एक पेज 2 बार आ चुका है, इसलिए हम 24 को यहाँ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, दिया है कि y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस x का क्यूब प्लस 3xyz का गुणनखंड होगा। अब इनको हम देखेंगे कि यहाँ पर जो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3abc के सूत्र से इनको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो हमने किया क्या कि हमने लिया y प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3yz ब्रैकेट में y प्लस जेड माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xyz। क्लियर। हमने इनको ऐसे इस सूत्र से सॉल्व कर रहे हैं। तो y प्लस जेड का होल क्यूब और माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3yz और y प्लस जेड माइनस एक्स को एक साथ ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें y प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3yz वाई जेड माइनस एक्स। जब इनको हम ऐसे सॉल्व करेंगे गुणनखंड के रूप में, तो हमको मिलेगा आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे y प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड और माइनस वाई जेड, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, ये फार्मूले से था। इसमें समझाने वाली चीज़ यही है कि अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप इसको नहीं समझ सकते, तो इसलिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि इसका यह गुणनखंड पूछा है। आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कर रहा है 25 कि एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी है, ठीक है, और 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। सीढ़ी की लंबाई यही देख लीजिए 10 मीटर लंबी है और 8 मीटर खिड़की की ऊंचाई। खिड़की की ऊंचाई 8 मीटर कहाँ से रही होगी, ज़मीन से। 8 मीटर खिड़की की ऊंचाई तक वह पहुंचती है। हो गया। तो उसके दीवार के आधार से सीढ़ी की जड़ की दूरी कितनी होगी। यह दीवार का आधार है और यह सीढ़ी का जड़ है, दूरी कितनी होगी यही निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही तो कहता है। अब यहाँ पे आप कड़ का वर्ग पता है 10, तो 10 का वर्ग, लंब का वर्ग 8, 8 का वर्ग धन आधार का वर्ग नहीं पता है। तो सीधे 10 के वर्ग हो गया 100, 8 का वर्ग हो गया 64 बराबर यह हो जाएगा आधार का वर्ग। तो सीधे घटाएंगे आपको मिलेगा 36 बराबर आधार का वर्ग। तो आधार बराबर मिल जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे आपका 6, यानी कि 6 मीटर इसका आधार हो जाएगा। क्लियर। और एक सेकेंड मेथड समझ लीजिए, इसको कैसे निकालिएगा। आप एक बेसिक फार्मूला याद रखे रहिएगा। कौन सा रिलेशन, 3 4 5 का, 3 4 5 का। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर इसको हम डबल करेंगे 6, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, इसको भी डबल करना 10। अब हमको देख रहे हैं कि 8 मीटर मिल रहा है, यह तो मिल गया, ये 10 मिल रहा है, यह भी मिल गया, तो अगला क्या होगा 6 ही होना चाहिए। इसलिए राइट ऑप्शन शायद डायरेक्ट करने की एक तरीका। क्लियर। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद आना चाहिए। तो आज का सेशन यही समाप्त हुआ। कल मिलेंगे फिर अगले टेस्ट सीरीज को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।